जय हिंद साथियों, मैं गिरिराज दीपदृष्टि क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो साथियों आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए मैथ्स के इन 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। जी बिल्कुल, तो आज प्रैक्टिस 4 आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जिसमें बहुत सारे अहम रोल निभाने वाले क्वेश्चंस आपके लिए उपस्थित हैं। जी मेरे साथियों, तो इसलिए मिलकर करते हैं तैयारी और तैयारी करते हैं जीत की। जी साथियों, तो भैया सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। तो बहुत बढ़िया ढंग से तैयारी करें, पढ़ाई करें, बहुत शिद्दत के साथ मेहनत करें। क्लियर? जी बिल्कुल, और सफलता जरूर मिलेगी साथियों। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें पहला प्रश्न है क्या कि पहला प्रश्न आपसे ये कहता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक और चीजों को समझिएगा। तो पहला प्रश्न ये कहता है कि 3 + √2 और 12 - √32 यानी बोलता है 12 - √32 यानी 32 के बीच का मध्यानुपात बताइएगा। तो बात ये होती है कि सर सबसे पहले बात तो मुझे ये सिखाइए कि भाई मध्यानुपात क्या होता है, यानी मध्यानुपात का मतलब क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो मैं इसको आपको लॉजिक बता देता हूं, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके सिखा देता हूं। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने और आ जाए तो आप समय ज़्यादा ना गंवाते हुए विद इन टाइम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। क्लियर है? चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले होता है मध्यानुपात। मध्यानुपात का मतलब होता है कि भैया जैसे ए दिया गया है, ठीक है, और ये बी दिया गया है, मेरी बात को समझना, इनके बीच मध्यानुपात का मतलब एक्स, यानी इस एक्स की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे मेरे साथियों? तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं सर, a अनुपात x समानुपात x अनुपात b, ऐसे करते हैं मेरे भाई जी। और यहां से सर हम करते हैं डायरेक्ट x² = ab। क्लियर है? जी बेटा बिल्कुल। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, जिसमें x बराबर होता है सर √a × b। क्लियर? कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया, बात भी आपको बता दी। तो इसके माध्यम से आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, जिसमें अब आपको कहने वाली बात यह है कि सर ए का वैल्यू कौन है, बी का वैल्यू कौन है। तो हमने देखा कि सर ए आपकी ए का वैल्यू है, ए सर आपकी बी का वैल्यू है। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने से पहले मैं क्या करूंगा मेरे साथियों कि मैं यहां से इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? जरूरी नहीं है भाई कि हमेशा सिंप्लीफाई होके वैल्यू आए और आप डायरेक्ट आंसर निकाल दो। कभी कभी इस तरीके से भी वैल्यू आपके सामने आ सकती है। ठीक है, तो मेरी बात को समझना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चीजों को थोड़ा सा समझ लेना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मेरे भैया, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे साथियों? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मेरे भाई, कैसे सर 4 × 3 यानी 4 × 3, किसको? 12 को। और सर इसको क्या लिख सकता हूं सर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 16 × 2। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल लिख सकते हो आप तो। जी बिल्कुल। अब यहां से हमको पता सर √16 को मैं बाहर निकालूंगा तो 4 हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या सर मैं यदि 4 कॉमन लेके क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं मेरे भाई, क्या 3 - और अंडर रूट में क्या रह जाएगा सर 2। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो सर मैं क्या इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकते हो। क्लियर है जी। अब यहां से आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको आंसर लगा देना है। तो यहां से बोलता है मध्यानुपात यानी मीन प्रोपोर्शन। अब मीन प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाए मेरे भैया? ठीक है, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाए यानी मध्यानुपात क्या होता है सर, x बराबर √a × b। अब a × b की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो a × b की वैल्यू हो जाएगी 3 + √2 और इंटू में हो जाएगा सर आपका 4 और यहां से √3 - √2। क्लियर है? ये कितना 3 - √2, 3 - √2। क्लियर है साथियों? जी बिल्कुल। अब यहां से थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हो मेरे भाई, थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हो। क्या दिमाग लगा सकते हैं? क्या सर यहां से सर मैं इसको एक काम कर सकता हूं, 3 - √2 और 3 + √2 क्या होता है सर? ये होता है आपका भैया, ध्यान से सुनना मेरे साथियों,
कि सर 4 तो आपका बाहर हो गया, ये 3 का स्क्वायर क्या होता है सर 3 स्क्वायर, और यहाँ से √2 का स्क्वायर क्या होगा सर √2 का स्क्वायर। क्लियर है जी भाई मेरे। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप इसको सॉल्व कर ले जाओगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल बड़े ध्यान से समझना, एक एक चीज़ तुमको ऐसे समझा देंगे बिल्कुल प्यार से। तो यहाँ से समझिए, ये कितना हो जाएगा सर आपका, हो जाएगा सर 9 - 2, और 9 - 2 कितना होता है सर 7 होता है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2√7। 2√7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल प्यार से आपको एक एक बात क्लियर कर दी। अब बात आती है कि सर एग्जाम हॉल के अंदर क्या हमको इतनी सारी चीज़ें लिखने की आवश्यकता है? अरे भाई आप समझदार हो, आप पढ़े लिखे हो जी बिल्कुल, तो आप खुद समझिए, क्या हमको ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत पड़नी चाहिए एग्ज़ाम हॉल के अंदर? नहीं, हमको तो डायरेक्ट बस यहाँ से सॉल्व करना है 1 2 3 स्टेप के अंदर, यानी 2 या 3 स्टेप के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। बट हमने यहाँ पर इतना सारा क्यों किया? सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, जिससे कि मेरा हर साथी इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो क्या आप तैयार हैं साथियों? जी। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलिए आ जाइए। उसने बोला है सर दो संख्याओं का मासा और लासा 12 और 72 है, तो यदि दो संख्याओं का योग यदि 60 है तो बोलता है दोनों संख्याओं में से एक संख्या क्या होगी? तो दोनों संख्याओं में से एक संख्या बता दीजिए। तो सर मैंने पहले और दूसरे नंबर का रेशो डिसाइड कर लिया। मैंने बोल दिया सर पहली संख्या और दूसरी संख्या, ध्यान से सुनिएगा जी, पहली और दूसरी संख्या को सर पहली को ए और दूसरी को बी मान लिया। क्लियर मेरे भाई? जी बेटा बिल्कुल, हमारी बात को समझना। पहले नंबर को सर ए डिसाइड कर लिया, दूसरे नंबर को बी डिसाइड कर लिया, यानी ए रेशो बी ले लिया। अब ए रेशो बी में मैंने देखा कि सर दो संख्याओं का जो मासा है ना, मासा का मतलब एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया है सर? दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है आपका कितना मेरे भैया? 72। तो यानी 72 का ये 12 का, सॉरी 72 नहीं 12, तो इस एचसीएफ का आपको इन संख्याओं में गुणा कर देना है। तो यहाँ से हम देखेंगे सर ये हो जाएगा आपका 12A और ये हो जाएगा सर आपका 12B। तो ये आपके दो नंबर निकल के आ गए, ये आपके दो नंबर निकल के आ गए। ध्यान से सुनना मेरी बात को भैया, बड़े ध्यान से सुनना। ये आपका पहला नंबर निकल के आ गया, ये आपका दूसरा नंबर निकल के आ गया। तो बोलता है दो संख्याओं का लासा, लासा क्या दिया गया है? तो सर इन दो संख्याओं का लासा कितना होगा? तो इन दोनों संख्याओं का लासा हो जाएगा सर 12 × A × B। क्लियर है? जो कितना दिया गया है सर 72 दिया गया है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इधर को लिख देता हूँ, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम क्या दिया है सर? 12 × A × B कितना दिया गया है साथियों? सर 72 है। तो 72 है तो सर A × B कितना आएगा सर? A × B हो जाएगा 12 × 72 यानी 6। जी साथियों, अब यहाँ बोलता है दो संख्याओं का योग, तो इन दोनों का योग निकालो। 12 कॉमन ले लेते हैं तो A + B, A + B कितना दिया है? 60 दिया है। 12 से गया 60, यानी A + B की वैल्यू कितनी आ गई सर? 5 आ गई। तो साथियों अब यहाँ से थोड़ा सा आपको दिमाग लगा देना है। दिमाग क्या लगा देना है? दिमाग ये लगा देना है, आपको ये देखना है ऐसे दो रेशो वैल्यू डिसाइड करो, ऐसे दो नंबर लो कि जिनका मल्टीप्लाई बेटा भैया 6 आ जाए और योग उनका 5 आ जाए। तो कौन कौन से हैं सर? 3 और 2। कौन कौन से मेरे भाई? 3 और 2। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यदि मैं 3 और 2 का यदि गुणा करता हूं तो 6 आ जाएगा, 3 और 2 को जोड़ूंगा तो 5 आ जाएगा, यानी आपकी रेशो वैल्यू आ गई। ये कौन सी वैल्यू आ गई सर? रेशो वैल्यू आ गई। तो बोलता है दोनों में से एक संख्या कौन सी होगी? तो दोनों में 12 का गुणा कर दो मेरे साथियों। 12 का गुणा करोगे तो भैया मेरे कितना हो जाएगा? एक 36 आएगा, एक 24 आएगा। जो आंसर दिया है वो लगा दो, कौन सा है? 24। 24 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इतने में आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बताइए कोई डाउट किसी कैंडिडेट को? जी बिल्कुल मेरे साथियों, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आप बहुत बढ़िया ढंग से आराम से काम कर सकते हो। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। बोलता है सर एक व्यक्ति ने 19,500 रुपए में 2 भैंसें खरीदी,
एक भैंस को 20% की हानि पर और दूसरी भैंस को उसने 15% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य आपस में समान है तो दोनों भैंसों का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। तो देखिए पहले का क्रय मूल्य यानी पहली भैंस का क्रय मूल्य बोल देते हैं सर CP1। CP1 कितने पर दिया उसने सर 20% की कमी पर यानी 80% पर, और दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है आपस में सर बराबर है। तो दूसरे का क्रय मूल्य कितने पर है सर 15% के लाभ पर है, तो 15% के लाभ पर दिया, तो यानी दोनों का एसपी बोथ एसपी आर इक्वल। जी बिल्कुल। तो यहाँ से सर CP1 और CP2 का रेशो कितना हो जाएगा, तो CP1 और CP2 का रेशो आप यदि निकालते हो तो यहाँ से देखिएगा कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा आपका 16 और ये आ जाएगा आपका 23। क्लियर है जी भाई मेरे। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, इतने में आपको कोई भी डाउट कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्लियर मेरे भैया जी भाई। तो यहाँ से सुनिए, बड़े ध्यान से देखना, आप लोग बहुत बढ़िया ध्यान से काम कर सकते हो। क्लियर है। अब या तो आप डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन से देख लो कि सर CP दोनों के CP का रेशो 23:16 होना चाहिए। 23:16 किसका रेशो है, तो देखा क्या सर इनका रेशो 23:16 मिलेगा क्या, हमें इनका रेशो 23:16 मिलेगा सर, नहीं मिलेगा, यानी ये वाला आंसर नहीं हो सकता। यदि मैं इसमें देखूं सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो भैया 23 पंजे 115 और 16 पंजे 80, यानी ये मिल सकता है। क्लियर है मेरे भैया। 23:16 यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। यदि मैं इसमें देखूं 12,000 में 75,000 में, तो क्या ये मिलेगा सर, नहीं मिलेगा मेरे भैया जी। क्या मैं इसमें देखूं क्या ये मिलेगा सर, नहीं मिलेगा मेरे भाई। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने में कोई परेशानी कोई डाउट हो तो बिल्कुल बताओ, खुल के बताओ, बिल्कुल कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब काफ़ी लोगों को ये रहता है सर हमको तो निकाल के बताइए, निकालते कैसे हैं मेरे भाई, तो समझे मेरी बात को। तो आपको क्या कर लेना सर, टोटल मिला के कितने हो गया सर, 29 हो गया। तो सर 29 की वैल्यू कितनी हो गई सर, 29 की वैल्यू 19,500 हो गया। तो भैया मेरे एक की वैल्यू कितनी आएगी सर, 500 आएगी। तो एक की वैल्यू 500 आएगी तो 500 का गुणा इसमें कर दो, तो 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 की वैल्यू हो जाएगी सर 11,500 और 16 की वैल्यू कितनी होगी सर 8,000। क्लियर है साथियों। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, इतने में आपको कोई भी परेशानी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन मिलते हैं, आ जाइए। बोलता है सर एक गाँव में 60 परिवारों के पास एक गाय है, 30 परिवारों के पास एक भैंस है और 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों हैं। ठीक है। तो यदि गांव के कुल परिवारों की संख्या 96 यानी 96 है, तो बताइए कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। तो देखिए एक गांव में एक गांव है, ठीक है, सब जगह ही होते हैं मेरे भाई, समझो मेरी बात को। एक गांव है जिसमें क्या हुआ, एक सर्वे किया गया। अब सर्वे करने पर यह देखा गया कि उस गांव में टोटल 100% 96 परिवार हैं, यानी 100% जितने भी परिवार हैं टोटल उनकी संख्या 96 है। अब उसमें क्या हुआ, उसमें हुआ यूँ कि भाई सर्वे करते वक्त ये देखा गया कि 60% परिवार ऐसे हैं जिन पे एक एक भैंस है। क्या है, एक एक भैंस है, यानी टोटल कुल 60% परिवार हैं जिन पे एक एक भैंस है, तथा 30% वो परिवार हैं जिन पे एक एक गाय है। लेकिन हुआ यूं कि 60% के अंदर वो 15% भी इंक्लूड हो गए जिन पे एक एक भैंस और एक एक गाय थी। क्यों भैया, ये 15% ये 60 वालों में भी इंक्लूड हो गए और ये 15% 30 वालों में भी इंक्लूड हो गए। क्यों, जब भैंस गिनने की बारी आई तो अपनी भैंस लेके चल दिए, लाओ हमारे पास तो भैंसें भी हैं, काउंट करो हमें इनमें। जब गाय गिनने की बारी आई तो गायों में जाके खड़े हो गए, मेरे भैया ये लो हमारे पास एक एक गाय है। तो 15% वाले लोगों ने इधर भी मजे लिए इधर भी मजे लिए। तो अब क्या करेंगे, इनको निपटा देंगे। यानी कहने का तात्पर्य कि जब प्रश्न करेंगे तो बेटा इनको हटा देंगे। कैसे हटा देंगे, समझो मेरी बात को। तो देखिए 60% परिवारों के पास एक एक भैंस है, ठीक है भैया, और गाय कितने लोगों के पास है सर, 30 लोगों के पास है। तो टोटल
पशु कितने लोगों के पास हैं सर? 90% लोगों के पास पशु हैं, जिसमें से 15% वो लोग हैं जो भैया इधर भी काउंट होगा इधर भी काउंट होगा। तो हमको क्या करना है सर? इसमें से 15 माइनस कर दो। तो पशुओं को रखने वाले लोग कितने हैं सर? 75%। तो 75% वो लोग हैं जो पशुओं को रखते हैं। किसको रखते हैं मेरे भाई? पशुओं को रखते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ना रखने वाले लोग कितने हैं सर? 25% है। तो 25% है तो मेरे साथी, और 100% की वैल्यू कितनी है सर? 96 है। क्लियर है जी भैया? तो बोलता है सर 25% की वैल्यू बताओ। कितने की सर? 25% की वैल्यू बताओ। 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्लियर मेरे भैया? तो यहाँ से देखो, चाहो तो आप धीरे धीरे कैसे भी निपटा लो मेरे भाई। 1 और जे कट गया 4, 4 से गया 24। क्लियर है? तो 24 परिवार ऐसे हैं जिन पे ना गाय है ना भैंस है। तो बताइए साथियों, कैसा लगा मेरा मजाक? तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप बहुत बढ़िया ढंग से काम कर सकते हो। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आ जाइए सर। एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, बॉक्स बना देता हूं जी। बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरे साथियों, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं आपके लिए। आप भी कहोगे क्या सर, मजा आ गया जी बेटा। तो हमारी बात को समझो। तो ये बॉक्स है। अब इस बॉक्स के अंदर क्या है मेरे साथियों कि इस बॉक्स में ना, इस बॉक्स के अंदर भाई रुपया भरा हुआ है। सर रुपया कैसा भरा हुआ है? समझना मेरी बात को कि सर इसमें 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। यानी इसमें सर 5 रुपए का सिक्का है सर, 2 रुपए का सिक्का है और 1 रुपए का सिक्का है। यानी 1 रुपए का सिक्का भाई होता है ना, 5 रुपए का सिक्का तो उसकी फेस वैल्यू रहती है, उस पर 5 लिखा होता है, तो आप समझ जाते हो सर ये 5 रुपए का सिक्का है। अब जिसकी फेस वैल्यू यानी 1 रहती है, जिस पे 1 बना होता है, तो हम समझ जाते हैं सर ये तो 1 रुपया का सिक्का है। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा लिखा होता है। तो वहां पर बोलता है सर उनकी फेस वैल्यू 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए है। इसको मैं करके बता देता हूं कैसे करना है। तो यानी हमने देखा कि सर इनकी फेस वैल्यू 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया है। क्लियर साथियों? जी बिल्कुल। अब यहां से बोलता है सर उनके मानों का अनुपात। मान का मतलब उनके अमाउंट का रेशो, उनके अमाउंट का रेशो, उनके रुपयों का रेशो। तो बोलता है सर 5 रुपए का जो सिक्का है ना, उससे टोटल 15 रुपए बने। उससे टोटल कितने बने? 15 रुपए बने। तो हमारे दिमाग में बात चल गई कि एक सिक्के में 5 रुपया होते हैं, तो 15 रुपए कितने सिक्के में होंगे सर? 3 सिक्के में होंगे। क्लियर है मेरी बात? समझ गए मेरी बात को? यानी आपने क्या किया कि 5 रुपए वाले सिक्के से आपके कितने रुपए बन गए सर? 15 रुपए बन गए। कितने रुपए बन गए सर? 15 रुपए बन गए। ये मान का रेशो है, यानी रुपयों का रेशो है बेटा। किसका रेशो है? मान का रेशो है। मान का मतलब रुपया। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब यहां से सर 2 रुपए वाले सिक्के से कितने रुपए बन रहे हैं सर? 4 रुपए बन रहे हैं। इससे कितने रुपए बन रहे हैं सर? इससे 2 रुपए बन रहे हैं। तो मेरे साथियों यहां पर जब आपको सिक्कों की संख्या निकालनी हो, यानी आपको सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो आप क्या करोगे कि सर 15 में 5 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, प्लस वहां से आपको 4 रुपए में 2 रुपए का, यानी इसकी फेस वैल्यू का डिवाइड करेंगे। और यहां से आपको क्या कर लेना है? प्लस ना करते हुए आप एक काम करो, रेशो में लेके चलो। ठीक है जी, 15/5, 4/2 और 2/1। क्लियर है? तो आपका रेशो क्या निकल के आएगा सर? रेशो निकल के आ जाएगा आपका भैया मेरे कितना सर? 3:2:2। क्लियर जी? तो उम्मीद है अब जो काम हमने इतना सारा ये किया है, तो क्या अब आप इस काम को क्या अपने दिमाग से डायरेक्ट नहीं कर सकते थे? कैसे मास्टर साहब? समझो मेरी बात को कि सर 5 रुपए के 15 रुपए बन रहे हैं, यानी 5 रुपए के सिक्के के हिसाब से 15 रुपए बन रहे हैं। तो कितने सिक्के हो गए सर? 3 सिक्के हो गए। आपने 5 रुपए का डायरेक्ट डिवाइड कर दिया सर। कितने सिक्के? 3 सिक्के। 2 रुपए से कितने सिक्के सर? 2 सिक्के। और 1 रुपए से कितने सिक्के सर? 2 सिक्के। तो इसका भी 2। तो टोटल कितना हो गया सर? टोटल आपका कितना हो गया? 7 हो गया। 7 की वैल्यू 112, 16 सत्ते 112। ठीक है मेरे भाई, 16। तो बोलता है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है सर? 16 दूनी 32। 32 इज योर करेक्ट आंसर। खत्म। यानी आपने प्रश्न को पढ़ते ही निपटा दिया। प्रश्न को पढ़ते ही निपटा दिया। ये मोहमाया रचने की जरूरत नहीं है। ये मोहमाया तो भैया शुरुआती दौर में करी जाती हैं।
जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो ऐसे निपटाए जाते हैं कि पड़ोसी देख के बेहोश, समझो मेरी बात को। क्लियर, मौका ही ना दो पड़ोसी को देखने का, समझो मेरी बात को। तो आपको क्या कर लेना सर, 3:2:2 आ गया तो कितना हो गया टोटल सर, 7 हो गया। 7 की वैल्यू कितनी है सर, 112 है। तो 16 सत्ते 112 होते हैं आजकल। तो बोलता है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है सर, 2 है। तो 2 की वैल्यू 32 होनी चाहिए। तो 32 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो आपको मैंने देखो करना भी सिखा दिया, तरीके से भी बता दिया। अब जैसे इच्छा आपकी है साथियों, आप उस हिसाब से कर सकते हो। क्लियर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया ढंग से मजा आ रहा होगा और आप बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे। तो इस प्रश्न को सबसे पहले बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ना है। बोलता है सर 12 वर्ष पूर्व राजन का विवाह हुआ था, यानी 12 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु की 4/3 गुना है। यानी हम बात करते हैं विवाह के समय की आयु और वर्तमान की आयु में सर रेशो कितना है। तो सर वर्तमान की जो आयु है विवाह के समय की आयु की 4/3 है, यानी विवाह के समय 3 थी तो अभी कितनी है सर, 4 है। क्लियर मेरे साथियों। जी बेटा बिल्कुल मेरी बात को समझना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताऊंगा बिल्कुल प्यार से। आप भी कहोगे वाह मास्टर साहब मजा आ गया। इधर देखो कि विवाह के समय राजन भैया 3 भाग थे, यानी 3 भाग आयु थी। अब कितनी हो गई सर, अब 4 भाग आयु हो गई। कितने वर्ष के बाद सर, 12 वर्ष के बाद। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है सर, 1 का डिफरेंस है। तो 1 बराबर 12 वर्ष, 1 बराबर 12 वर्ष। तो वर्तमान में कितना है सर, 4। तो राजन जी कितने के हैं आज, आज राजन भैया 48 साल के हैं। आज राजन भैया कितने साल के हैं सर, 48 साल के हैं। अब 48 साल के होने के बाद वहां पर अगला स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कहता है कि राजन की बहन उसके विवाह के समय उससे 4 वर्ष छोटी थी। अरे मेरे भाई एक बात बताओ, जब राजन की बहन राजन से 4 साल छोटी थी, इसका मतलब क्या हुआ, राजन का जब विवाह हुआ था कुछ ना कुछ तो उसकी उम्र रही होगी। जब मान लीजिए जितनी भी उसकी उम्र रही होगी, अब उससे 4 साल उसकी छोटी बहन थी। तो भाई जब आज वर्तमान में राजन 48 साल का है, तो क्या बहन जी आज क्या भाई डिफरेंस अलग हो जाएगा, क्या आज वो 2 साल छोटी रह जाएंगी, क्या वो आज 5 साल छोटी हो जाएंगी, नहीं। डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, अंतर कभी भी अलग अलग नहीं होता है, अंतर हमेशा बराबर रहता है। चाहे आप वर्तमान की बात करो, चाहे भूतकाल की बात करो, चाहे भविष्यकाल की बात करो, भैया आप कहीं भी चले जाओ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर डिफरेंस हमेशा इक्वल रहेगा, बस इतना मान लो। तो हम क्या करेंगे, राजन की बहन की आयु निकालेंगे। तो बहन जी कितने की हो जाएंगी भैया, तो बहन जी हो जाएंगी सर आपकी 48 - 4 यानी 44 साल की। जब बहन जी 44 साल की हो जाएंगी तो बोलता है राजन की बहन की आयु का 1/11 भाग है कौन, उसका भाई। तो भैया जो है ना, जो भाई है, जी बिल्कुल जो भाई है वो बहन की आयु का 1/11 भाग है, 1/11 भाग है। तो 1/11 भाग है, कितने साल का है सर, 4 साल का है। 4 साल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बताइए कोई डाउट, कोई परेशानी किसी कैंडिडेट को सर, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यदि कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो बिल्कुल पूछिए हमसे। क्लियर है। तो बहुत बढ़िया ढंग से आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। जी भैया चलिए, उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया ढंग से बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, आप बहुत बढ़िया ढंग से काम कर सकते हो मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन बोलता है सर खिलौने की कीमत में 20% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति 40 रुपए में 4 खिलौने कम खरीद पाता है, तो वृद्धि होने से पहले 15 खिलौने की कीमत कितनी थी। देखिए बात इतनी सी है, एक व्यक्ति है, मान लीजिए अपनी श्रद्धा अनुसार अपने घर से वो 40 रुपए लेके बाजार गया, ठीक है। अब एक व्यक्ति जब अपने घर से अपनी व्यवस्था के अनुसार 40 रुपए लेके अपने घर से अपने बाजार गया, अब बाजार से अपने बच्चे या बच्ची के लिए खिलौने खरीद के लाया 40 रुपए में। फिर क्या हुआ, जैसे बच्चे खिलौने खेलने लगे, फिर मान लो एक बच्चा खेला है तो दूसरा बच्चा बोलता है हमारे लिए भी चाहिए। तो पिताजी जब कुछ समय बाद जब वही 40 रुपए लेके दोबारा बाजार गए,
तो पहले जो जितने खिलौने आए थे वो तो आ गए घर में। अब जैसे वो दोबारा बाजार गए 40 रुपए लेके, तो वहां पर उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने ये देखा कि खिलौने की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। अरे भाई ये तो चलता रहता है, महंगाई सस्ती, ये तो सब चलता रहता है मेरे भाई। मान लीजिए जो 2 दिन पहले सस्ती सी वस्तु आज वो 2 दिन बाद महंगी हो गई। अब लेकिन व्यक्ति तो अपने पास अपने हिसाब से 40 रुपए लेके गया था बाजार, ठीक है। अब जैसे ही वो 40 रुपए लेके गया तो लेकिन बाजार में क्या देखा मेरे भाई कि वहां पर 20% की वृद्धि हो गई। अब भाई व्यक्ति अब क्या सोचे, अब व्यक्ति ये सोचने लगा कि यदि 20% की वृद्धि हो गई है, अब वो घर लौट के तो वापस आ नहीं सकता, तो कहेगा कि सर मैं खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं, अब कुछ ना कुछ खिलौने तो मैं लेके ही जाऊंगा मेरे भाई। तो वहां पर क्या हुआ कि 20% की वृद्धि होने के कारण उन्होंने उन्हीं 40 रुपए में सर 4 खिलौने कम खरीदे। जो 4 खिलौने पहले उसको मिल गए थे 40 रुपए में, वही 4 खिलौने इस बार उसको कम मिले। ये कम क्यों मिले? 20% की वृद्धि होने के कारण। यदि ये 20% की वृद्धि नहीं होती तो क्या वो 4 खिलौने उसको नहीं मिलते? अरे बिल्कुल मिलते मेरे भाई, बिल्कुल मिलते। लेकिन कब मिलते? जब वो 20% की वृद्धि नहीं होती। तो समझ में आपको आ गया होगा बिल्कुल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 40 रुपए का 20% निकाल देंगे। और 20% कितना होता है मेरे साथियों? आजकल 20% होता है भैया मेरे, यहां से देखो आप लोग मेरी बात को समझो, 20 का है, अच्छा 40 का है, 40 है ये। तो बोलता है 40 रुपए का 20%, 40 का 20% कितना हो जाएगा सर? 8 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 8 रुपए हो जाएगा। मेरी बात को समझना, यानी 8 रुपए बढ़ने के कारण उसको 4 खिलौने कम मिले, 4 खिलौने कम मिले। तो इस 8 रुपए में 4 खिलौने कम मिले मेरे भाई। तो एक खिलौने की कीमत कितनी है आज के समय में? सर 2 रुपए है। कितने मेरे भाई? 2 रुपया है। कब है सर? 20% बढ़ने के बाद। 20% बढ़ने के बाद, 20% का मतलब होता है सर 1/5, यानी 5 में 1 की वृद्धि। 5 में कितने की वृद्धि? सर 1 की वृद्धि। यानी 6 की वैल्यू कितनी है सर? 6 की वैल्यू 2 रुपया है। 6 की वैल्यू कितनी है सर? 2 रुपया है। भाई 5 में 1 की वृद्धि हो गई ना, 5 में 1 की वृद्धि। तो वृद्धि होने के बाद कीमत कितनी है सर? 2 रुपया है। तो वृद्धि होने से पहले कितनी थी सर? 5 थी। तो भैया यहां से निकाल दो आप सर 2/6 × 5, यानी कितना मेरे भाई? तो ये आ गया सर 5/3। मैं इतना लिखा रहने देता हूं। ये किसकी हो गई सर? एक खिलौने की कीमत है। कब? वृद्धि होने से पहले। तो भैया 15 खिलौने की कीमत कितनी हो जाएगी? 15 खिलौनों की कीमत कितनी हो जाएगी? तो सर 5/3 × 15। क्लियर मेरे भाई? तो कितना हो जाएगा सर? 25 हो जाएगा। 25 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो। बताइए कैसा लगा साथियों? तो उम्मीद है आप बहुत बढ़िया ढंग से काम कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है सर एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। एक व्यापारी है जो क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी इसका मतलब है कि भैया 20% का मतलब कितना होता है सर? 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 20% अधिक अंकित करता है। क्लियर मेरे भैया जी? और वह अपने ग्राहक को छूट कितने की देता है सर? छूट देता है कितने की मेरे भाई? 20% की। और 20% की छूट भी कितना होता है भैया? 1/5 होता है। तो बोलता है इस प्रकार वह व्यापारी कितने प्रतिशत का लाभ या हानि कमाएगा या होगा? मेरी बात को समझो। तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले देखता है सर 5 रुपए की वस्तु है जिसमें 5 से बढ़ के कितने की वृद्धि हो गई सर? 1 की वृद्धि हो गई, यानी कितना हो गया सर? 6 हो गया। फिर उसी वस्तु पर जो पहले 5 रुपए की छूट थी, अब वो कितने रुपए की छूट हो गई सर? 5 में 1 रुपए की छूट हो गई, यानी 4 की। तो यहाँ से सर वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा आपका सर 25, और वस्तु कितने में बेची गई सर? 24 रुपए में बेची गई। तो ए आपका CP आ गया और ए आपका SP आ गया। तो यहाँ से सर कितने का हानि हुआ सर? यहाँ से
₹1 का हानि हुआ, कितने पर सर 25 पर, और 1/25 कितना होता है सर 4% का लॉस। 4% का लॉस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? बताइए कोई डाउट, कोई परेशानी किसी कैंडिडेट को? बहुत बढ़िया ढंग से काम कर सकते हो, मजा आ रहा होगा आप सभी को, बिल्कुल उम्मीद है। क्लियर है साथियों? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जी बिल्कुल, चलिए यहां पर आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा, ये रेशो है, ठीक है, ये रेशो है बेटा, ये रेशो लगा हुआ है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखिए यहां पर क्या होता है, क्वेश्चन बोलता है सर दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर पर, जो ब्याज की दर पहले थी उसी ब्याज की दर पर मूलधन मिश्र धन का अनुपात 5:7 हो जाता है। तो बोलता है ब्याज की दर क्या होगी। तो ब्याज की दर निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले देखना है सर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो कितना है। तो सर प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो आपका 4:5 है। क्लियर मेरे साथियों? जी बिल्कुल। तो 4:5 आपका अमाउंट और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो है। अब बोलता है 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद आपके प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो 5:7 हो जाता है। तो मेरी बात पे थोड़ा सा गौर फरमाएं आप। कैसे मेरे भाई? थोड़ा सा ध्यान दें। कैसे? कि आपको पता होना चाहिए यार, कभी भी प्रिंसिपल अलग अलग नहीं हो सकता, प्रिंसिपल हमेशा इक्वल रहता है। क्योंकि आपने जितना पैसा लिया है, सामने वाले को जितना पैसा दिया आप उससे उतना ही तो लोगे। उस पर ब्याज कितना क्या लोगे वो अलग बात है, ब्याज कौन सा लगाओगे वो अलग बात है। अरे भाई आपने जितना मूलधन दिया है पहले उतना मूलधन तो आप पूरा लोगे ना। तो मूलधन कभी भी चेंज नहीं होता, प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले मेरे साथियों आपको प्रिंसिपल को बराबर कर देना है। प्रिंसिपल को बराबर कैसे करेंगे कि सर इस 5 का गुणा ऊपर कर दो और इस 4 का गुणा नीचे कर दो। जब 5 का गुणा ऊपर करोगे तो ये 20 और ये 25, और ये 4 का गुणा नीचे करोगे तो ये 20 और ये 28। अब यहां से काम शुरू हो गया। कैसे मेरे भाई? मेरी बात को समझो कि भाई 20 रुपए की राशि है जो 25 हुआ करती थी, बट 20 रुपए की राशि अभी भी है लेकिन वो 28 हो गई है। यानी कितने की वृद्धि हो गई सर? 3 रुपए की वृद्धि हो गई। कितने रुपए की वृद्धि है सर? 3 रुपए की वृद्धि है। तो ये कौन बढ़ा सर? ब्याज बढ़ा। कितने रुपए पर सर? 20 रुपए पर। कितने साल में सर? 3 साल में। तो भैया 3 साल में तो 1/20 कितना होता है सर? 5%। 5% इज योर करेक्ट आंसर। अब भाई इतना तो आना चाहिए मेरे भैया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बताइए किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी किसी कैंडिडेट को? सर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़े ध्यान से, बोलता है किसी निश्चित धनराशि पर 6/1/4 वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 990 रुपए है। तो सबसे पहले तो मैं दिमाग ये लगाऊंगा मेरे साथियों कि भैया मुझे तो ये बताओ कि 6/1/4% कितना होता है। तो 6/1/4% साथियों 1/16 होता है। कितना होता है? 1/16 होता है। तो किसी धनराशि पर 6/1/4% का ब्याज लग रहा है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, जिसमें हमको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है सर? 990 रुपए मिलता है। तो समान धनराशि पर कुल मिश्र धन और मूलधन ज्ञात करें। ये कोई नहीं है, ये कुछ नहीं है मेरे भैया, ये इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो कुल मिश्र धन और मूलधन ज्ञात करें, यानी मूलधन और मिश्र धन की राशि ज्ञात करें कितनी होगी। क्लियर? जी बेटा बिल्कुल। अब हमारी बात को समझो। आपको क्या कर लेना है, आपको ये देखना है कि भाई यहाँ पे रेट कितना है सर? रेट है 6/1/4%, जिसको हम लोग 1/16 लिखते हैं आजकल, ठीक है। तो हमने देखा कि सर प्रिंसिपल कितना है सर? प्रिंसिपल 16 रुपया है। प्रिंसिपल कितना है सर? 16 रुपया है। अब ब्याज कितने का बढ़ा सर? 16 रुपए में 1 रुपए का ब्याज बढ़ गया, यानी अमाउंट की वैल्यू 17 हो गई। अमाउंट की वैल्यू कितनी हो गई सर? 17 हो गई। मेरी बात को समझना। अब बोलता है सर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया है। कितने साल का सर? 2 वर्ष का। अब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया है तो मेरे साथियों मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा। इसको कर दूंगा सर 256 और इसका स्क्वायर करूंगा 289।
यानी 2 साल में आपका प्रिंसिपल 256 है और 2 साल में आपका अमाउंट यानी आपका मिश्र धन 289 है। तो सर ब्याज कितने का इंक्रीमेंट हुआ? सर 33 रुपए का ब्याज बढ़ा। कितने रुपए के? सर 990 रुपए से। तो 33 का 990 तो सर 1 बराबर 30 हो गया। जब 1 बराबर 30 हो गया तो बोलता है मूलधन और मिश्र धन बताओ मेरे भाई। तो मूलधन मिश्र धन आप आराम से बता सकते हो। इतने में आपको कोई भी हड़बड़ाहट कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट को। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी बेटा भैया। जी बिल्कुल। तो यहाँ से देखिए आप आंसर कैसे निकाल सकते हो। क्लियर साथियों? तो यहाँ से आपके प्रिंसिपल का वैल्यू कितना आ जाएगा? सर प्रिंसिपल का 256 × 30। क्लियर? जी बेटा बिल्कुल। ध्यान से सुनिए, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? सर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7680। क्लियर? अमाउंट का गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा? 289 × 30। क्लियर मेरे भाई? जी तो गुणा कीजिए कितना आएगा? सर 8670। क्लियर है? आप बहुत बढ़िया ढंग से आंसर निकाल सकते हो। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। या आप देख सकते हो मेरे भाई, ध्यान से सुनना, आप देख सकते हो कि सर ये देखिए 1 बराबर 30 हो रहा है, यानी 30 का गुणा इसमें भी होगा, 30 का गुणा इसमें भी होगा। तो आप इतना गुणा ना करते हुए डायरेक्ट 3 का मल्टीपल देख लो। क्या सर ये 3 का मल्टीपल हो रहा है मेरे साथियों? यहाँ पर देखो ये 13 18। क्लियर मेरे भाई? 14 6 20। सर नहीं हो रहा मेरे भाई। इसमें देखा सर 18 7 25 का 25 3 का मल्टीपल होता है? नहीं होता मेरे भाई। दोनों मल्टीपल होने चाहिए 3 के। तो 3 का मल्टीपल सिर्फ ये बन रहा है मेरे भाई, ना ये बनेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप बहुत बढ़िया ढंग से आंसर निकाल सकते हो। सिर्फ 3 का मल्टीपल भी देख सकते हो डायरेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है सर किसी क्लास में छात्राओं का औसत अंक 73 है एवं छात्रों के अंकों का औसत 71 है। पूरी कक्षा का औसत अंक 71.8 है। तो छात्राओं का प्रतिशत ज्ञात करें कितना होगा? तो छात्राओं का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो भैया छात्राओं का यानी गर्ल्स का, ठीक है, छात्राएं और छात्र। क्लियर मेरे भैया? जी तो यहां से देखें छात्राओं का औसत अंक कितना है? सर छात्राओं का औसत अंक 73 है। छात्रों का कितना है? छात्रों का कितना है? सर छात्रों का 71 है। ओवरऑल कंप्लीट एवरेज कितना है? सर 71.8। अब यहाँ से आप एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन लगाएंगे तो सर कितना बचेगा? सर 1.2 बचेगा। यहाँ से सर 0.8 होगा। तो आप रेशो लगाओगे सर 2:3 जाएगा। 2:3 आएगा। तो उसने बोला सर छात्राओं का प्रतिशत कितना होगा? तो छात्राओं का प्रतिशत बता दीजिए। तो छात्राओं का प्रतिशत कितना होगा? तो छात्राओं का प्रतिशत कितना होगा? तो छात्राओं का परसेंटेज बता दीजिए कितना होगा। ठीक है? तो छात्राओं का परसेंटेज आएगा 2/5 यानी 40%। 40% इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इतने में आपको कोई भी परेशानी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। बोलता है कि सर P और Q मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है? Q और R मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं। R और P 20 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं। तो P अकेले कितने दिनों में काम समाप्त करेगा? ठीक है? चलिए आ जाइए देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है कि सर P और Q दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं। Q और R दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं। जिसमें R और P 20 दिनों में काम करते हैं। ध्यान से देखना मेरी बात को, बिल्कुल एकदम प्रेम पूर्वक एक एक क्वेश्चन आपको चुन चुन के करा दे रहा हूं। ठीक है? ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल चुन चुन के करा दे रहा हूं साथियों। मेहनत करनी है, संग में मिलके मेहनत करो हमारी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्लियर है? एक एक क्वेश्चन समझो मेरी बात को। हर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, हर प्रकार का क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है? चलो तो P और Q 12 दिन में, Q और R 15 दिन में, R और P 20 दिन में। तो हमने देखा साथियों कि यहां से एलसीएम आ रहा है 60। तो 12 पंजे 60, एक दिन में 5 काम, एक दिन में 4 काम, एक दिन में 3 काम।
ठीक है। तो बोलता है सर P अकेला, तो P अकेला निकालने के लिए आपको पहले भैया और भी वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, यानी हमको तीनों को पहले जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा सर 2P प्लस Q प्लस R बराबर टोटल एनर्जी यानी टोटल कैपेसिटी कितनी है इनकी मेरे भैया, टोटल कैपेसिटी सर 12 है। तो तीनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे सर, तीनों मिलके एक दिन में करेंगे 6 काम। कितना काम करेंगे सर, 6 काम करेंगे। तीनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। तो जिसमें से मुझको केवल और केवल P का निकालना है, तो P का निकालने के लिए मुझे Q और R का पता होना चाहिए, और Q और R दोनों मिलके एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। तो Q और R दोनों एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। तो P कितना करेगा मेरे साथियों, 2 यूनिट काम करेगा। तो पूरे काम को P कितने दिन में करेगा, तो सर 60/2, यानी पूरा काम आपका 30 दिन में हो जाएगा। 30 दिन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको बहुत बढ़िया ढंग से पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा समझा दिया, मैंने पूरा समझा दिया तरीके से। मतलब एक एक चीज आपके सामने लिखी है कि 6 में से 4 गए तो 2 कैसे बचे, ये भी लिखा है मैंने आपके सामने। बट आपको एग्जाम हॉल में ये चीजें स्किप कर देनी है। ये आपके दिमाग से अपने दिमाग में सोच के चलना है कि भाई P और Q, देखिए क्वेश्चन को समझो, P और Q 12 दिन में, Q और R 60 दिन में, 15 दिन में, RP 20 दिन में, एलसीएम आ गया 60। क्लियर मेरे भाई। तो ये इसका कितना आएगा सर, P और Q का आएगा 5। क्लियर। इसका कितना आएगा सर, Q और R का आएगा 4। इसका कितना आएगा सर 3। अब मैंने देखा सर 2P, देखो 2P 2Q 2R, तो भैया मेरे कितना हो जाएगा, तो यहां से तीनों का मिलके सर 2 बराबर, यहां पर देखिए सर 2 बराबर 12 है सर, 1 बराबर 6 होगा। जब 1 बराबर 6 होगा तो यानी P Q R तीनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। तो बोलता है सर P अकेला, तो P अकेला कितना करेगा, तो Q और R का घटा दो, 6 - 4 यानी 2 यूनिट काम करेगा। अब बताइए सर 60 यूनिट काम को 2 के हिसाब से कितने दिन में करेगा सर, 30 दिन में करेगा। यानी आपको क्वेश्चन को पढ़ के काम करना है। बट ये चीज आपको क्यों बताई है, जिससे आप पूरा एक सिस्टमैटिक समझ जाओ कि भैया ये कैलकुलेशन ऐसे हो सकता है। तो आपको हर तरीका बता दे रहा हूं जिससे आप बहुत बढ़िया ढंग से, यदि आप मिलके साथ में मेहनत कर रहे हो तो ये समय आपका बेकार ना जाए। ठीक है। आप इस वीडियो से, इस लेक्चर से, इस सेशन से आप बहुत कुछ अच्छे से अच्छा सीख कर जाएं। ये हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं मेरे भाई। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। आपका समय बेकार नहीं जाने देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है आपके लिए। तो एक किसी टैंक को 10 घंटे में और नल एक किसी टैंक को 10 घंटे में, नल बी 15 घंटे में भर सकता है। नल ए भरता है भैया मेरे 10 घंटे में और नल बी भरता है सर 15 घंटे में। क्लियर है। दोनों ने मिलके सर कितना भरा सर, 30 भरा, 30 भरा। अब मैंने मान लिया कि सर 10 घंटे में 30 लीटर, 1 घंटे में 3 लीटर और ये भरेगा 1 घंटे में 2 लीटर। अब यहां से आगे का स्टेटमेंट पढ़ो। हमको ये समझ में आ गया कि हमारी टोटल टैंक की कैपेसिटी 30 है। अब बोलता है अगर दोनों को एक साथ खोला जाए और कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया जाए, दोनों को साथ में खोला जाए और कुछ समय के बाद बी को बंद कर दिया जाए। यानी यहां पर मैं आपको समझा देता हूं एक तरीके से कि सबसे पहले ए और बी को खोला गया और कुछ समय के बाद बी को बंद कर दिया। तो बी को बंद किया तो नेक्स्ट काम तो ए ने किया होगा ना मेरे भाई। और पूरा कंप्लीट वर्क आपका कितने घंटे में हो रहा है सर, 8 घंटे में हो रहा है। कितने घंटे में हो रहा है सर, पूरा काम 8 घंटे में हो रहा है, यानी पूरी टंकी 8 घंटे में भरी जा रही है। तो मेरा थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार यहां से बी तो चला गया तुम्हारा, बट ए तो रहा था ना, ए ने तो पूरा काम किया था ना। तो मैं क्या करूं, मैं यहां से ए का पूरा काम निकाल देता हूं, यहां से मैं ए को पूरा अलग कर देता हूं। यानी यदि मैं ए का पूरा काम अलग कर दूंगा तो बचेगा तो बी का, तो बी के हिसाब से देख लूंगा बी ने कितने दिन काम किया और कितने दिन के बाद चला गया। क्लियर है जी साथियों। तो यहां से हमने देखा कि सर ए के पूरे 8 दिन का काम हटा दो, तो ए हमारा एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो पूरे 8 दिन में कितना यूनिट करेगा सर, 24 यूनिट करेगा। अभी 24 यूनिट को माइनस करो तो शेष कितना रह गया सर, शेष रह गया 6 यूनिट।
अब 6 यूनिट पानी को कौन भरेगा होगा सर, 6 यूनिट पानी को बी ने भरा होगा 2 के हिसाब से, तो 2 के हिसाब से कितने दिन काम किया होगा सर, 3 दिन काम किया होगा। 3 दिन के बाद बी को बंद कर दिया गया होगा। क्लियर है मेरे भाई, ये कौन सर, बी। तो बी ने 3 दिन काम किया होगा, 3 दिन के बाद बी निकल लिया, यानी बी निकल लिया का मतलब बी नल को बंद कर दिया। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं साथियों आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया ढंग से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन ये कहता है सर, 2 रेलगाड़ियां 2 भिन्न रेलवे स्टेशन P और तथा Q से एक दूसरे की ओर, P तथा Q 2 भिन्न स्टेशन है मेरे भैया। ये देखो, ये स्टेशन ए स्टेशन ए P है और एक दूसरा स्टेशन Q है। क्लियर मेरे साथियों जी, बिल्कुल बिल्कुल भी फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल प्रेम पूर्वक कहानी करनी है जी। 75 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है, एक दूसरे की ओर, और ये चल रही है सर 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है जी, बिल्कुल, यानी ये आपका क्वेश्चन है। तो बोलता है सर उनके एक दूसरे की ओर 75 किलोमीटर तथा 85 किलोमीटर गति से यात्रा कर रही है। उनके मिलने के समय तक दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 150 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय कर चुकी है। यानी इसका मतलब है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 150 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय कर चुकी है, यानी डिस्टेंस ज़्यादा तय कर चुकी है। तो बताइएगा P तथा Q के बीच की दूरी कितनी है। तो P और Q के बीच की दूरी बता देनी है। तो P और Q के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे मेरे साथियों, तो मेरी बात को समझो। हमने देखा कि सर इनके स्पीड का रेशो कितना है, तो हमने देखा साथियों स्पीड है, स्पीड इसकी 75 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 85 किलोमीटर पर आवर है। तो भैया मेरे इसका काटा हमने, तो ये 15 आ गया, ये 17 आ गया। यानी इसका मतलब हो गया क्या कि सर इनका रेशो जो आएगा ना वो 15:17 आएगा स्पीड का। तो 15:17 यदि स्पीड का है तो एक निश्चित समय में, समय तो दोनों के लिए निश्चित रहा था मेरे भाई, समय तो दोनों के लिए निश्चित है। तो समय जब दोनों के लिए निश्चित है तो सर डिस्टेंस का रेशो क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस का रेशो भी सर वही रहेगा। क्यों रहेगा मेरे भाई, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू होता है सर स्पीड इनटू टाइम। जब स्पीड इनटू टाइम है तो स्पीड तो आपकी निश्चित है मेरे भाई, स्पीड यानी टाइम तो आपका निश्चित है मेरे भैया। तो स्पीड के अकॉर्डिंग ही आपका रेशो रहेगा। तो जैसी स्पीड वैसे ही आपकी डिस्टेंस का रेशो, तो डिस्टेंस का रेशो भी कितना आ जाएगा सर 15:17 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो सर कितने का डिफरेंस है, सर 2 का डिफरेंस है। तो 2 बराबर 150 किलोमीटर, तो 2 बराबर 150 किलोमीटर, 1 बराबर कितना हो गया सर, 1 बराबर आ गया 75 किलोमीटर। क्लियर है। तो बोलता है सर टोटल डिस्टेंस बताओ, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर, टोटल डिस्टेंस 32 हो जाएगी। 15 और 17 32, 32 तो 75 इंटू 32 यहाँ से निकाल दीजिए मेरे साथियों। तो कितना आएगा सर 2400 किलोमीटर। क्लियर है, 2400 किलोमीटर इज योर करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट किसी कैंडिडेट को सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन कहता है कि सर एक नाव की शांत जल, ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझते जाइए और बहुत प्यार से पढ़िए। बोलता है सर एक नाव की शांत जल में, कौन सी जल में सर, शांत जल में, शांत जल में 12 किलोमीटर पर आवर है, 12 किलोमीटर पर आवर आपकी शांत जल में स्पीड है। जबकि धारा की स्पीड कितनी है सर, 2 किलोमीटर पर घंटा है। तो नाव यदि शांत जल में 60 किलोमीटर चलती है और धारा की दिशा में 56 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 90 किलोमीटर, तो बोलता है सर नाव के द्वारा लिया गया कुल समय बताओ। तो देखिए सर मैंने अंडरलाइन कर दी हैं आपकी चीज़ें, अब यहाँ से आप लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, ध्यान से सुनना। तो शांत जल में नाव की चाल होती है सर x की वैल्यू है सर 12 किलोमीटर पर आवर। धारा होती है बाई की वैल्यू है सर कितना मेरे भाई, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब बोलता है सर शांत जल में 60 किलोमीटर चलता है, तो शांत जल में 60 किलोमीटर चलता है तो tx यानी शांत जल में कितना समय ले लेगा, तो शांत जल में 60 किलोमीटर 12 की स्पीड से, क्योंकि इसमें तो शांत जल की स्पीड लगेगी,
शांत जल का जब टाइम निकालेंगे तो केवल शांत जल की स्पीड लगेगी मेरे भैया। तो शांत जल की स्पीड से कितने घंटे सर, 5 घंटे लगेगा। क्लियर मेरे साथियों। उसके बाद बोलता है सर धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में क्या होता है सर, अप स्ट्रीम कितना डाउन स्ट्रीम होता है मेरे भाई। धारा की दिशा में क्या होता है सर, डाउन स्ट्रीम होता है। तो डाउन स्ट्रीम में लिया गया कितना समय होगा, तो डाउन स्ट्रीम में सर 56 किलोमीटर चलता है। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है सर, डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड ये कितना है सर, 2 है। ये कितना मेरे भाई, 2 है। क्लियर है धारा की चाल। तो दोनों को क्या कर देंगे सर, जोड़ देंगे। तो 12 + 2, 12 + 2 कितना होता है, 14 चौक 56, तो 4 किलोमीटर 4 घंटे। क्लियर जी। अब बोलता है सर धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा का मतलब अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम के साथ में कितना समय लेगा, तो 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर तो 12 - 2 कितना हो जाएगा सर आपका, ये आ जाएगा सर 9 घंटे। तो टोटल कितने घंटे लगे मेरे भैया, तो टोटल आपको कितना समय लगा, तो यहाँ से देख लीजिए 18 घंटे। तो 18 घंटे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया है कहीं ऑप्शन बी। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं साथियों आप इस तरीके से बहुत बढ़िया ढंग से हमारे साथ मिलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप लोग साथ बने रहिए। दिन पर दिन बेटा डेली आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको मिलकर तैयारी करनी है और हम हर अपडेट क्वेश्चंस पर आपसे चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार बढ़िया एकदम मस्त पढ़िए, अच्छा पढ़िए, स्वस्थ रहिए जी। बिल्कुल मेरे साथियों, मिलते हैं कल जी। बिल्कुल, जय हिंद साथियों।